हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। स्वागत करता हूं आपका रे ऑप्टिक्स के इस नए लेक्चर में। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहला लेक्चर रे ऑप्टिक्स का पढ़ा दिया था, जहां पर हम लोगों ने बेसिक्स बात की थी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की, साइन कन्वेंशन के बारे में बात किया था, और मैंने रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस की भी चर्चा करी थी। आज हम लोग रिफ्लेक्शन को और आगे लेकर के चलेंगे। राइट आज सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड लेक्चर है, पार्ट B2 है और लेक्चर B2 है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, आइसोलेटेड जगह पे बैठ जाइए और शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस, ठीक है, प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस के बारे में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपको इसमें यहां पर यह भी बता दिया था कि ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो यहां पर मैंने एक चीज़ आपको जो बता दी थी, वो बता दी थी इमेज फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। और मैंने आपको लास्ट टर्म पे एक बात बताई थी कि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको मिरर या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मिरर या लेंस या कोई ऐसा प्रिज्म हो, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो आपको रे डायग्राम आना चाहिए। रे डायग्राम जानना बहुत जरूरी है, और रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे का पता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपको याद होगा मैंने प्लेन मिरर के लिए जब बनवाया था रे डायग्राम, तो इमेज कैसी आई थी? सेम साइज की, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम दूरी पे, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर आई थी, लैटरल इन्वर्जन होता था। याद आ रहा है? ये सारी कहानियां हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लीजिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, आपको याद आएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको दो तीन चीजें हैं, वो आपको जाननी है, समझनी है, और कोई इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला एक पॉइंट ये है कि अगर आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल घुमा दो, उसी प्लेन में नहीं, जिस मतलब मिरर का जो प्लेन है उसमें यूं नहीं घुमाना अपने को, थीटा यूं घुमाना है। थीटा समझने की कोशिश करिए। अगर हमको थीटा घुमाना है, तो एक मॉड्यूल दीजिएगा, चलिए दीजिए, ही मॉड्यूल दीजिए। ये मिरर है, सपोज कर लो। इस मिरर को मुझे यूं नहीं घुमाना है, समझ आ रहा है? हमको घुमाना है यूं, समझ आ गया? यूं घुमाना है, यूं घुमाना है, यूं घुमाना है, यूं नहीं घुमाना, उसी प्लेन में नहीं घुमाना है। ठीक है, अगर हम मिरर को घुमाएं, अगर हम मिरर को घुमाएं, कितना घुमाएं? थीटा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ट्वाइस ऑफ एंगल घूम जाती है। मैं आपको समझाता हूं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं। जैसे मान लीजिए, ये पॉइंट है, ये बहुत काम का पॉइंट है, आप समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए प्लेन मिरर है एक, ठीक है, मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। ये इसकी पहली पोजीशन है जो मैंने आपके सामने बनाई है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि एक इंसिडेंट लाइट रे आई, और इस अवस्था में जो नॉर्मल है मैं ये बना दे रहा हूं, उसी कलर का नॉर्मल बना रहा हूं जिस कलर का मिरर है। ये आई इंसिडेंट रे है। इस केस में जो आपको रिफ्लेक्टेड रे मिली, मान लो ये मिली, ये मान लो थीटा है, तो ये भी क्या है? थीटा है। कोई दर्द नहीं, थोड़ी देर के लिए। अब मैंने कहा मिरर को आपने थीटा, क्या है, इसको आई कर दो ना, इसको आई कर दो और इसको भी आई ही कर दो। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आपने मिरर को क्या किया है? मिरर को आपने थीटा एंगल घुमा दिया है। तो ये लो, मिरर की नई पोजीशन बना देता हूं। ठीक, ये लो,
ये नया पोजीशन है मिरर का। आपने मिरर को कितना घुमा दिया? थीटा। आप इंसिडेंट रे वही रखिएगा जब, तो क्या होने वाला है, इंसिडेंट रे जब भाई और बहनों वही रख, इंसिडेंट रे याद रखिएगा कि वही रहेगा, इंसिडेंट रे चेंज नहीं करना है। इन दैट सिचुएशन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अब ये इंसिडेंट रे है तो ऐसी कुछ चली जाएगी। क्लियर? ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे है और ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है। तो कहना ये चाहते हैं एक्चुअली, अच्छा इसका नॉर्मल नहीं बनाया मैंने, इसका भी नॉर्मल बना देते हैं आपके सामने। ये पहले वाला नॉर्मल है और ये नॉर्मल डैश। देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, दैट एंगल इज 2 थीटा। अगर आपने मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है भाई और बहनों वो क्या हो जाएगी? वो ट्वाइस ऑफ एंगल पे घूम जाएगी। अब इसकी प्रूविंग आप कर लीजिए, आप समझ लीजिए, ये फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। यहां एंगल आई है, अगर आपने मिरर को थीटा घुमाया तो नॉर्मल भी थीटा घूम गया होगा। अरे भैया मिरर के साथ नॉर्मल घूमेगा, यानी ये थीटा है अनडाउटली। तो ये कितना हो गया? आई प्लस थीटा। अगर ये आई प्लस थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? ये भी आई प्लस थीटा हो गया। ठीक, समझिएगा, ये आई प्लस थीटा तो ये भी आई प्लस थीटा, कोई दर्द तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना है? इस एंगल को देखो, इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये आई हरा वाला और ये सफेद वाला थीटा, आई में से थीटा कटाओ क्या आ गया? आई माइनस थीटा। फिर से समझो, ये नॉर्मल है, हमने नॉर्मल को थीटा घुमा दिया तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो गया ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो आई प्लस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये एंगल पहले से आई था और ये थीटा था, तो आई में से थीटा घटाओगे आई माइनस थीटा। यहां से यहां तक का एंगल आई प्लस थीटा, यहां से यहां आई माइनस थीटा। हमको निकालना कौन सा एंगल है? हमको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक, इसको मैं फाई बोल दूं। फाई कैसे निकलेगा? आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घुमाइए, घटाइए। आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटाना है हमको। जब आप आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा घटाओगे तो ये 2 थीटा आएगा, घटा के देख लेना। यानी अगर आपने मिरर को थीटा रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी? 2 थीटा। कितना घूम जाएगी? 2 थीटा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, यही बात आपके मॉड्यूल में लिखी हुई है कि अगर इंसिडेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे या फिर आप मिरर को रोटेट करोगे, इंसिडेंट रे को रोटेट कर लो या मिरर को रोटेट कर लो। जैसे देखो मिरर को रोटेट कराया गया, आप इंसिडेंट रे को भी रोटेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने मिरर को रोटेट किया तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गई? 2 थीटा घूम गई। इसी पर क्वेश्चन पूछा था सन 2017 में, 17 में। मैं आपको दिखा देता हूं ये क्वेश्चन क्या था, वो भी देख लो। कहता है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। एक सोर्स है, उससे एक्स दूरी पे कोई मिरर मौजूद है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स लिखा हुआ है ना। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स। वो सोर्स के ठीक ऊपर एक स्केल है, वहां पर जो है वो रखा हुआ है। देन व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू थीटा द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू द डिस्टेंस वाई ऑन ए स्केल द एंगल थीटा इज गिवन बाय। सुनो, सिंपल क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिरर है, मान लो दिस वन इज अ मिरर, ठीक है। इसके ऊपर एक सोर्स रखा हुआ है, ये रहा सोर्स, और सोर्स के ऊपर लगी हुई है स्केल। क्या लगी हुई है? स्केल ठीक ऊपर, यानी आप यहीं पर मान लो जहां पर ये स्केल लगी हुई है अपना। ठीक, और मिरर जो है ये है, थोड़ा दूर तक बनाना मिरर।
अब जब यहां इस सिचुएशन में रहा होगा तो आप सोच के देखिए, लाइट रे ऐसे गिर रही होगी और ये वापस जा रही होगी, यानी यही है रिफ्लेक्टेड रे और यही है इंसिडेंट रे। कहता हमने मिरर को थीटा घुमा दिया, कितना घुमा दिया? थीटा। भाई इसकी इमेज यही बन रही होगी ना, रिफ्लेक्ट हो गया होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड यही जा रही होगी। कहता है जब हमने देखा कि इसको थीटा घुमाया तो ये इमेज यहां से y दूरी पे बन रही है, यानी स्पॉट यहां मिलने लगा। अगर स्पॉट यहां मिल रहा होगा तो इसका मतलब अब रिफ्लेक्टेड रे यहीं से जा रही होगी। मुझे कैसे पता? मुझे, अच्छा ये दूरी x है, पहले से दे रखा उन्होंने, ये दूरी x है, मिरर और सोर्स के बीच की दूरी, सोर्स का नाम L है। मुझे कैसे पता कि यही रिफ्लेक्टेड रे है? अरे भाई रिफ्लेक्टेड रे ही तो इमेज का फॉर्मेशन करती है, रिफ्लेक्टेड रे ही इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो अगर आपने थीटा घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा, अगर आपने थीटा घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी मुड़ जाएगी। अच्छा, थीटा घुमाने से रिफ्लेक्टेड रे कितनी मुड़ जाएगी? 2 थीटा। नहीं जाएगी, 2 थीटा जाएगी। क्लियर? भाई पहले रिफ्लेक्टेड रे ये थी, लेकिन जब मैंने मिरर को थीटा घुमा दिया तो ये कितना चली जाएगी? 2 थीटा चली जाएगी। पहले यहां पर स्पॉट बन रहा था, अब यहां स्पॉट बन रहा है, इसका मतलब शिफ्टिंग हो। जरा इस ट्राइंगल को देखो, tan 2 थीटा बराबर क्या आएगा? y में x। अगर थीटा बहुत छोटा है, फॉर थीटा वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। इसका मतलब 2 थीटा बराबर में y बाई एक्स। आपसे थीटा पूछा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y बाई 2x। सिंपल है, एक फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन, एक फैक्ट है उस पे आधारित ये क्वेश्चन है, जो फैक्ट मैंने आपको यहां बताया। ठीक है, और आंसर जो भी हो गया वो आएगा। द एंगल थीटा पूछ रहा था, 2017 में पूछा गया आपको, उसके बाद क्वेश्चन इसमें मिला नहीं है ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक, चलो अच्छा, बहरहाल आइए मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। प्लेन मिरर से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कुछ एक बात और है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज की फॉर्मेशन की बात है। देखिए, जब आप 2 मिरर लोगे और 2 मिरर से देखोगे कुछ एंगल पर रख करके, तो कई इमेजेस बनने के चांसेस हैं। कैसे? जैसे यहां पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसका इमेज यहां बनेगा, फिर उसका इमेज यहां बनेगा, यहां बनेगा, ऐसा बहुत सा होगा। जब सीपीएमटी का दौर हुआ करता था तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब ये सब नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप डायरेक्ट फार्मूला याद करिए। किसी का दिमाग अगर खराब हुआ तो फार्मूला ही पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपने 2 इंक्लाइन मिरर पे ऑब्जेक्ट रखा तो कितने इमेज बनेंगे, ये दोनों मिरर मिलके कितने इमेज बनाएंगे, अगर ये जानना है तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले एक काम करना है, जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है इनके बीच का, ठीक, उस एंगल को से 360 डिग्री से उस एंगल को डिवाइड कर देना है। वो कोई एक संख्या आएगी। अगर ये इवन नंबर है, इवन का मतलब 2 से भाग दे देने वाला, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कुछ भी आया, तो आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? m-1। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा थीटा है 60 डिग्री, तो m कितना आ जाएगा? 6। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएगी? 5। कैसे? 6 में से 1 घटा दो। तो अगर इवन नंबर आता है तो कोई शक वाली बात नहीं है, सीधे हमने काम कर दिया, ठीक। लेकिन अगर आपने भाग दिया और एक ऑड नंबर आया, क्या आया? ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल आपने ये एंगल ले लिया 72 डिग्री, तो 360 डिग्री को अगर 72 से भाग दोगे तो 5 आएगा। क्या ये ऑड नंबर है? बिल्कुल एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर है तो फिर यहां पर आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन कहां है। अगर
इन दोनों मिरर के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो बीचों बीच लाइन जाती है, अगर उस पे ये इमेज है तो ऑब्जेक्ट है तो कहानी कुछ और होगी। ठीक, अगर बाइसेक्टर पे ना होकर के ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां रखा है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल प्लेसिंग। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल प्लेसिंग। और बाइसेक्टर पे होना सिमेट्रिकल। तो अगर सिमेट्रिकल है तो कहानी कुछ और होगी, और एसिमेट्रिकल है तो कहानी कुछ और होगी। अगर एसिमेट्रिकल है तब तो नंबर वही आएगा जो नंबर आया है। ठीक, जैसे 5 आया तो 5 ही इमेज बनेगी। लेकिन अगर सिमेट्रिकल हो गया तो एक ओवरलैप कर जाता है, यहां पर नंबर ऑफ इमेज m-1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ? आप कहेंगे जी ऑड इवन तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हुआ, तो फ्रैक्शन अगर हुआ तो आपको सीधे से समझना है नंबर ऑफ इमेज जो इंटीजर, जैसे मान लीजिए 3.5 आया या 3.4 आया तो 3 हो जाएगा। आधा इमेज थोड़ी बनेगी, 3 ही इमेज बनेगी, आधा पौना नहीं बनेगी। 4.2 आया, 4.5 आया, 4.6 आया तो 4 हो जाएगा। पॉइंट के बाद से हमें मतलब नहीं है, हमें कंप्लीट इमेज चाहिए। ठीक, तो आपके लिए नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का सीधे ये फॉर्मूला है, पूछा नहीं जाएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि कभी क्वेश्चन कहीं करोगे तो वो होगा, दिक्कत हो सकती है। अब मिरर के केस में मैं निकालने जा रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन। हालांकि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एक नॉर्मल टर्म है, एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। ठीक, डेविएशन क्या होता है? रास्ते से भटक जाना, है ना? डेविएशन होता है कि नहीं होता है? डेविएशन का कॉमन मतलब क्या है? रास्ते से भटक जाना। अब रास्ते से भटकने का क्या मतलब है? देखिए, यहां पर एक लाइट रे आ रही है, बेचारी चुपचाप आ रही थी, दुनिया में कोई इसका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन आपने क्या काम किया? एक मिरर लगा दिया। अरे मिरर हरा बन गया, कोई बात नहीं, पतंजलि का मिरर है, ये हरा मिरर मान लीजिए हो गया जी। अब रे इस रास्ते से आ रही थी भाइयों बहनों, तो क्या अब इस रास्ते पे जाना कंटिन्यू रहेगा इसका? नहीं, अब ये इस रास्ते पे कंटिन्यूअसली नहीं जा पाएगी। इसके आगे की कहानी नहीं, डॉटेड बना दो। पतंजलि का मिरर है, बाबा रामदेव का। ठीक है, अब इस रे के साथ क्या होगा? ये रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फट से कर जाएगी रिफ्लेक्ट। समझ में आया? यानी लाइट रे इस रास्ते से जा रही थी पर इस मिरर ने इसको मोड़ दिया, यानी इतना एंगल ये मुड़ गई अपने ओरिजिनल पाथ से। और जितना एंगल कोई अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाए भाई और बहनों, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्लेन मिरर नहीं, दुनिया में कहीं पर भी आप जब भी पढ़ोगे, डेविएशन निकालने का तरीका यही है, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल मुड़ जाए उसी को आप एंगल ऑफ डेविएशन कहोगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? कई तरह से लिखा जा सकता है। ये आई होगा, ये आर होगा, अरे ये भी आई, आर बराबर आई और आई बराबर आर, जो मन करे वो ले लो। ये पूरा 180 डिग्री है, बोलो भैया, ये पूरा 180 होगा। डेल्टा निकालना है तो इस 180 में से ये दोनों जोड़ के घटा दो। तो 180 में से या तो कह लो 2i हमने घटा दिया, या तो कह लो हमने 2r घटा दिया। कोई दर्द है क्या? नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो डेल्टा बराबर 2 थीटा भी तो हो सकता है। नहीं समझे आप क्या? सिंपल है। तो अगर आपके सामने कभी भी डेविएशन निकालने के लिए कहा जाए तो आपको देखना होगा कितना एंगल मुड़ गया। एक मिनट से डेविएशन है, 2 मिनट से भी डेविएशन हो सकता है। ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन सिंपल बात है, जिस रास्ते से जा रहा था जितना एंगल मुड़ गया उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। मैं इसमें एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, देखिए जैसे मैंने उसमें एक क्वेश्चन कराया था, इसमें एक क्वेश्चन करा दे, ज्यादा मैं इसके लफड़े में नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। यहां पर 2 मिरर लेते हैं,
ये लो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, पता नहीं कुछ एंगल है इसमें, हमको नहीं पता हो क्या रहा है। एक लाइट रे आ रही है, जा रही है, टकरा करके इधर आ जा रही है, ये लो, कुछ होगा अपने को क्या पता। कहता है अगर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा टोटल 240 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू बताओ। सिंपल क्वेश्चन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अगर 240 डिग्री है तो थीटा के एंगल बताओ, थीटा एंगल बताओ। देखो एक बात समझो, मैंने आपको पहले ही कहा रे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री आना जरूरी है। ज्योमेट्री नहीं आ रही तभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहां से आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए भाइयों बहन। अब आप ध्यान से समझो, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, अच्छा इसका मतलब एक बार देखोगे अगर ध्यान से तो डेविएशन यहां हुआ है, इसको मैं डेल्टा 1 बोलता हूं, और दूसरी बार जब यहां टकराया है तो यहां भी डेविएशन हुआ है। डेविएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 240 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला, है ना? समझ रहे होंगे आप? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ये नॉर्मल नॉर्मल होगा, अपने को क्या करना, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। समझ गए होंगे कैसे? सोच के देखो। अरे यार ये आई होगा, ये आर होगा तो ये वाला एंगल बराबर नहीं होता था। अच्छा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। उसके बाद देखो दूसरी बात, ये एंगल मान लो बीटा है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा है। अरे भाई ये देखो ना, ये बराबर होगा ना एंगल। अरे भाई ये वाला मिरर वाला भूल गए क्या, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता था, तो ये बीटा थे। अच्छा ये भी बीटा हो जाएगा। तो अगर गौर कर पा रहे हो तो डेल्टा 1 2 अल्फा होगा और डेल्टा 2 2 बीटा होगा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 240 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा अगर सन्नाटे में करोगे तो 120 डिग्री आएगा। कैसे? 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन लेकर के करोगे 120 डिग्री आएगा। अच्छा इस वाले ट्राइंगल को देखो, अल्फा बीटा और थीटा, अगर कोई ट्राइंगल होता है तो बचपन में पढ़े होगे तीनों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 120 डिग्री और थीटा अपने को चाहिए 180 डिग्री। अकेले में करोगे 60 डिग्री आएगा। वैसे अकेले में ही कर रहे होगे, अकेले बैठे होगे आइसोलेटेड। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके? सिंपल सी बात है जो मैंने करी, राइट? तो भाइयों बहनों प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन के लिए इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट प्लेन मिरर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और स्फेरिकल मिरर में मौजूद तमाम हम डेफिनेशंस को समझेंगे कि कौन क्या चीज होती है क्या नहीं होती। देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब यह हो गया कि ये कर्व्ड सरफेस होगा, सरफेस फ्लैट नहीं होकर के कर्व्ड होने वाला है। सबसे पहले यह समझना है कि स्फेरिकल मिरर बनाए कैसे जाते हैं। आओ आप इमेजिन करो एक शेल समझते हो ना, खोखला गोला, ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? समझ लो एकदम ग्लास का बना हुआ है शेल, और एकदम शेल बढ़िया सा। आपने क्या किया कि यहां से कट लगाया, कट लगाया। जब कट लगाओगे तो ऐसे बाउल नुमा निकलेगा, कटोरी नुमा, इसमें गड्ढा होगा, ऐसा होगा। ये नाग जैसा नहीं है, मतलब बाउल जैसा होगा, लाइक दिस। हमने क्या किया, वो कटोरी निकाला। अब ये कटोरी का मुंह होगा और ये कटोरी, ज्यादा चौड़ी कटोरी नहीं, ये देखो, समझ आ गया?
अगर आप कटोरी को ठीक से देखना चाहते हो तो कटोरी विल बी लाइक दिस। आपने काटा होगा ना, बहुत ज्यादा नहीं काटना है, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर आप इधर से देख रहे हो तो गड्ढा दिखेगा और इधर से देखोगे तो उभार दिखेगा। क्लियर है। गड्ढे वाली जगह को कहते हैं कॉनकेव और उभार वाली जगह को कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उभार और कॉनकेव मतलब गड्ढा। याद कैसे रहेगा? केव लगा, केव मतलब गड्ढा। अरे केव मतलब गुफा होती ना। अब आपके पास में दो चॉइस है, या तो कॉनकेव सरफेस पे सिल्वर की पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश, या कॉन्वेक्स सरफेस पे सिल्वर की पॉलिश कर दीजिए। मर्जी आपकी है, जिसे चाहे उसे पॉलिश कर दो, मर्जी आपकी। मैंने आपसे बताया। चलो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, अब मैं ये मुंह नहीं बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने ये मिरर लिया और बाहर पॉलिश कर दिया। एक चॉइस तो हमारे पास ये है। या फिर हो सकता है कि हमने मिरर लिया और हमने गड्ढे में पॉलिश कर दिया। तो या तो आप उभार में पॉलिश करोगे या तो गड्ढे में पॉलिश करोगे। जब आप उभार पे पॉलिश करोगे तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव से होगा, और अगर कॉनकेव में यानी गड्ढे में पॉलिश कर दोगे तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से होगा। जहां से रिफ्लेक्शन होगा वही उसका नाम पड़ जाएगा। भाई गड्ढे से हो रहा है रिफ्लेक्शन यानी कॉनकेव सरफेस से हो रहा है, तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों आप समझ चुके होंगे। क्लियर है। अब इन मिरर्स के लिए ये मिरर कैसे बनाएंगे ये भी आप समझ गए। इन मिरर्स के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस जानना। ये सब हाई स्कूल की बातें हैं, कुछ मैं नई बातें नहीं कर रहा हूं। हां, कुछ कुछ बातें इसमें नई आएंगी जो हाई स्कूल से थोड़ा ऊपर के लेवल। आओ, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। क्या चीज? सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो किसी न किसी शेल का हिस्सा होगा। इस शेल का जो सेंटर आएगा वही इस कटोरी का सेंटर होगा। यानी कि अगर आप देखते हो तो ये जो है कॉनकेव मिरर जो दिख रहा है आपको, ये कॉनकेव मिरर जो होगा, कॉनकेव मिरर जो होगा ये किसी न किसी शेल का हिस्सा होगा, टुकड़ा होगा ना। ये देखो पूरा बना लो, तो ये सेंटर आएगा कि नहीं आएगा उसका? दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए। और इस कर्वेचर को भी कहीं से काटा गया होगा जिसका सेंटर इधर आने वाला है, तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया है? देखो यहां पर लिखा भी हुआ है आपके पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पॉइंट। ठीक, पास में आ गई। आओ, अब दूसरी डेफिनेशन जो मुझे बतानी है, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, दूसरा बताना है पोल। पोल क्या होता है? पोल कोई भी पॉइंट हो सकता है। पोल का मतलब नहीं है पोल कोई भी पॉइंट हो सकता है। पोल ये भी है, पोल ये भी, पोल। लेकिन अब पोल, हम लोग पोल का मतलब क्या होता है समझो। एक्चुअली हम एक पॉइंट निर्धारित करते हैं जहां से हम दूरियों को नापते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी। अब जैसे मान लीजिए मुझे मिरर से दूरी नापनी है, तो मैं ये कहूंगा ना मिरर से फला दूरी पे, मिरर से चिला दूरी पे, मिरर से ढिमाका दूरी पे, ऐसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ठीक। तो भाई और बहनों, जब मैं मिरर से बोल रहा हूं तो मिरर में कहां से? भाई मिरर तो ऐसा है, यहां से कि यहां से, तो एक पॉइंट चूज करना पड़ता है आपको। मिरर तो ऐसा है, कहां से लोगे? तो एक पॉइंट चूज करना पड़ता है, उसी को हम पोल कहते हैं। अब आप कैसे रिफ्लेक्शन करा रहे उसी के हिसाब से पॉइंट चूज होता है। आमतौर से ज्यादातर जो इस मिरर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, जैसे कटोरी होगी ना, कटोरी, ये कटोरी होगी, कटोरी में ऐसे करो और ऐसे करो, बीच में कहीं पॉइंट आएगा। अब एक कटोरी के सामने, अब कटोरी ऐसे दिखेगी ना, तो ऐसे करो और ऐसे करो, यहां आएगा ना कोई पॉइंट, इसी को आप
पोल बोल देना। ठीक, आमतौर से पोल इसी को लेते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो पोल यही रहा होगा। यहां पर भी मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं, दैट इज पोल। तो अपने को पोल भी पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। अगली डिफिनेशन, अगली डिफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली एक लाइन बनाइए, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी तो होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए और सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए और पोल समझ गए। ये सब डेफिनेशन आपके यहां लिखा हुआ है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, एक और है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या भला होती है? ये जो रेडियस होता है इस कर्वेचर का, भाई जाहिर सी बात है ये किसी गोले का हिस्सा है, तो इस गोले का जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यानी अगर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहते हो तो भाइयों बहनों यहां से यहां नापा जाएगा ना, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोकस की। फोकस क्या चीज है? अब ध्यान से सुनिएगा, जो अब मैं बात करने जा रहा हूं थोड़ा डेंजरस सी है। ठीक, समझिएगा। देखिए, कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है कि ये जो भी रे आती है उसको कन्वर्ज कर देता। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह मिलाना, और ये क्या करता है, ये इसको डाइवर्ज कर देता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं थोड़ा समझा रहा हूं, फिर मैं डिटेल करूंगा। इसमें कोई करामात वाली बात नहीं होती है, करामात वाली बात नहीं होती है। करामात वाली बात ये देखो, सिंपल सी बात, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइट आई, ये लो, मान लो थोड़ी देर के लिए ये लाइट आई, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल खींचोगे, नॉर्मल कौन होगा? जो सी से पास हो रहा होगा। भाई किसी भी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर सी से पास होने वाली लाइन ही तो नॉर्मल है। तो जरा गौर करो, ये रे आई थी, अब ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी, गई कि नहीं गई? भाई इस उधर तो नहीं जाएगी ना, इधर ही आएगी। तो रे जो दी वो कन्वर्ज हो गई। ऐसे अगर इधर भी डालोगे तो वो भी कन्वर्ज होगी। ठीक उसी तरीके से अगर यहां पर आपने लाइट डाली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और आपने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचो, तो यहां क्या हो जाएगा? जाएगी वापस। भाई आई बराबर आर होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो रेस डाइवर्ज हो गई, और यहां पर आई बराबर आर हुआ तो रेस कन्वर्ज हो गई। यानी कॉन्वेक्स मिरर की खासियत ये होती है कि ये रेस को कन्वर्ज करती है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये रेस को डाइवर्ज करती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सी? कॉनकेव कन्वर्जिंग है। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, कॉनकेव का नाम है कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। आप समझ चुके होंगे ऐसा क्यों हुआ। बहुत बेसिक बेसिक बात चल रही है अभी हम लोगों को। एक और चीज है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, फिर मैं फोकस के बारे में बात करता हूं आपसे। समझिएगा, जैसे कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है भाई और बहनों। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं उनको हम कहते हैं पैराक्सियल रेज। क्या कहते हैं? पैराक्सियल रेज। ऐसी पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होती हैं उनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज।
और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं पैरेलल रेज, उनको कहते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, पैराएक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। ये बात समझ में आई? देखिए, जब हमने मिरर काटा था तो ये मिरर का मुंह बना था कि नहीं बना था? इस मुंह का नाम होता है अपर्चर। क्या नाम होता है? अपर्चर। ये जितना मुंह खुला हुआ है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो अब आपके बुद्धि में आ रहा होगा कि भैया अपर्चर जितना बड़ा होगा मार्जिनल रेज उतनी दूर होंगी, अपर्चर अगर छोटा होगा तो मार्जिनल रेज करीब आ जाएंगी। यही तो बात है। यानी मार्जिनल रेज कितनी दूरी पे होंगी यह निर्भर करता है इस अपर्चर से। किससे? इस अपर्चर से। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत बड़े अपर्चर का मिरर नहीं लेते। हम लोग जो आइडियल पढ़ाई करते हैं उसमें में बहुत ज्यादा अपर्चर का मिरर हम नहीं लेते हैं, छोटे अपर्चर का मिरर लेते हैं। यानी हम लोग मार्जिनल रेज की बात नहीं करेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो ज्यादातर क्या 100% पैराक्सियल रेज पे करेंगे। आप कहेंगे अगर दोनों होंगी तो क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। नुकसान बहुत है, अभी नुकसान समझ में आ जाएगा। पर आपको याद रखना है कि हम जो भी बात कर रहे हैं हम पैराक्सियल रेज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब फोकस को समझते हैं। जब पैरेलल लाइट रेज अगर डाली जाती है, मैं बात कर रहा हूं पैराक्सियल की, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक सर्टेन पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज होती है। अगर यहां पर एक और मैं डाल देता तो वो भी वो यही कन्वर्ज होती। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखा जाए अगर, तो ये लाइट रे गई और ये इधर चली गई, और ये लाइट रे इधर गई तो ये इधर चली जाती। ठीक है, क्लियर है? तो आपके समझ में आया होगा लाइट रेस जो है वो कैसे गई। पेन गिर गया था भाई, ये गई। ठीक, तो अगर आप देखोगे इसको पीछे मिलाओगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये एक सर्टेन पॉइंट से लग रहा है कि यहीं से आ रही है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लग रहा है यहीं से आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज या तो कन्वर्ज होती हैं या जहां से डाइवर्ज होती हुई लगती हैं, उसी को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? उसी को फोकस कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएं या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगे, उसी को हम कहेंगे फोकस। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आप पढ़ाई करोगे पैराक्सियल रेज की, मार्जिनल रेज और पैराक्सियल दोनों नहीं पढ़ोगे। क्यों? अगर आप मार्जिनल रेज भी लोगे और पैराक्सियल भी लोगे तो इसका फोकस कहीं और आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मिल रही है और इनका फोकस कहीं और, गलत बना दिए, थोड़ा और करीब चला जाएगा। मतलब इन दोनों का फोकस, इनका फोकस अलग अलग जगहों पर आता है, और फोकस अलग अलग आने से इमेज जो होगी वो ब्लर्ड बन जाएगी। आगे चल करके समझ में आएगा आपको। इमेज ब्लर्ड मतलब धुंधली बन जाएगी। तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो एपर्चर छोटा मान के पैराक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं। तो फोकस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब फोकस के बाद एक बात और है, वो बात है फोकल लेंथ की। पोल से फोकस की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। पोल से फोकस की जो दूरी होती है वो होती है फोकल लेंथ। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। पोल से फोकस की जो दूरी होती है दैट इज फोकल लेंथ।
स्फेरिकल मिरर में ये ऑब्जर्वेशन है, मैं मैथमेटिकली भी हम लोग इसको चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। यहां पर नहीं लग रहा है, पर दिल पे पत्थर रख के मान लो कि यहां पर भी होगा। ठीक, मान लीजिए, क्या करेंगे? तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब समझ में आ गया आपके। मैं यहीं पर एक पॉइंट और आपसे चर्चा कर दे रहा हूं, जिसकी विस्तृत बात हम लोग आगे करने वाले हैं। यहां पर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का साइन देख लेते हैं, और यहां पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का साइन देख लेते हैं। ठीक, इन दोनों केसेस में हम ये देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, इसलिए आप मेरी बातों को ठीक से समझ पाने में कैपेबल होंगे। ठीक, तो बताया जाए क्या? आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, राइट? तो सिंपल सी बात है, सिंपल मैंने आपसे बता दिया। अब ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। देखिए, कभी भी इंसिडेंट रे अगर होगी इस मिरर में तो लेफ्ट से राइट जाएगी। क्या इस मिरर में इधर से इंसिडेंट लाइट रे आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? अरे भैया, क्या मिरर के पीछे जाकर के बाल झाड़ोगे? सामने रहोगे ना। तो हमेशा ये है इंसिडेंट रे और यहां पर ये है इंसिडेंट रे। मैंने कहा था साइन लेने के लिए दो बातें समझनी है। एक तो इंसिडेंट रे हमारा रेफरेंस होगा और दूरियां पोल से नापी जाएंगी। दूरियां कहां से नापी जाती हैं? पोल से। याद करो पहला लेक्चर, जाके फिर से देखो। जो बातें मैंने साइन कन्वेंशन में बताई है वो हर जगह आएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अपने दिल, दिमाग, जान, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, तिल्ली सब में बैठा लो। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 2 कौड़ी के क्वेश्चंस होते हैं इसके, लेकिन आप फंडामेंटल क्लियर रखो। हाई स्कूल लेवल से की पढ़ाई से आप आईटी का क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन समझ आनी चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे है और ये पोल है। ये इंसिडेंट रे है, ये पोल है। हमको पहले नापना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये है। जब नापोगे पोल से सेंटर की तरफ जाओगे ना, पोल से सेंटर, तो आईआर के उल्टा जा रहे हो कि आईआर के की डायरेक्शन में जा रहे हो? आईआर के अपोजिट जा रहे हैं या आईआर की डायरेक्शन में? आईआर के अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट। और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का माइनस होगा। यहां देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये पोल से सेंटर की दूरी। अब पोल से सेंटर जाओगे, ये दूरी नाप रहे हो, ये आ रहा है, क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो ना? तो ये हो गया पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, क्लियर? और कॉनकेव में नेगेटिव। नेक्स्ट, जो फोकल लेंथ है उसको देखो। अगेन पोल से फोकस की दूरी। तो अगर पोल से नापोगे तो आईआर के उल्टा जाओगे ना, इंसिडेंट रे के उल्टा जाओगे। इंसिडेंट रे के उल्टा जाओगे तो फोकल लेंथ भी निगेटिव, क्लियर? और यहां पर जब फोकस नापोगे तो आईआर की डायरेक्शन में जाओगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां फोकल लेंथ निगेटिव होता है, यहां फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये फिक्स है। अगर आपको याद रखना है कि किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव, कंफ्यूजन होता है, तो ये याद रखो। देखो, कॉन्वेक्स की स्पेलिंग में एक्स आता है और एक्स जैसा कौन होता है? प्लस, यानी कॉन्वेक्स का प्लस होगा और कॉनकेव का ऑटोमेटिकली निगेटिव हो गया। अब यहां माइनस मत ढूंढ लगा, इसके स्पेलिंग में तो माइनस नहीं आता। अरे उसके में एक का पता चल गया, दूसरे काम हो गया। ठीक, तो आपके समझ में ये सारे डेफिनेशंस आई होप आ गए होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल। ठीक है, देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, एक्सिस, फोकल लेंथ, अपर्चर, पैराक्सियल रेज मारने, सब बता दिया मैंने। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहां पर कुछ फॉर्मूला देखेंगे। देखो, मैं आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूं, ठीक है भाई और बहनों, फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं समझा रहा, क्योंकि देखो अपने काम का नहीं है। जो डेरिवेशन अपने काम की नहीं है उसके पीछे हम तबाह नहीं होंगे। जब किसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, डेरिवेशन करना नहीं है, तो अपने क्या लफड़े में पढ़ने की जरूरत है ना। जिसकी डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे वहां पर मैं करा दूंगा। आपको उतना लफड़ेबाजी नहीं करना, मन करे तो कर लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूं मैं, थोड़ा आपको भी हौसला मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक दिखाते रहते, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। देखो मिरर इक्वेशंस हैं, तो फोकस, हाँ ये रहा, ये तो फोकल लेंथ है। ये देखो, एक फॉर्मूला निकाला जाएगा, ये देखो ये फॉर्मूला आएगा ना 1/v बराबर, अभी आएगा है ना। इसका पूरा देखो डेरिवेशन है अपने को, है ना। ये सब वी लो, एफ लो, फिर काटो, साइन थीटा, कॉस थीटा, सब करते रहो। तो अपने को इतने लफड़े में नहीं पढ़ना, मैं जितना बता रहा हूं आप उतना ही पढ़ लो, उससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं। डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आओ फॉर्मूला की बात करता, मैं मॉड्यूल में डायरेक्ट खोल करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मिरर के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। फोकल लेंथ जो स्फेरिकल मिरर का होता है, या कोई भी मिरर हो सकता है, स्फेरिकल नहीं है, प्लेन मिरर के लिए भी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ r/2। एक बात हमको यहां समझ में आ रही है कि जो मिरर का फोकल लेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं पर इसमें मीडियम का जिक्र नहीं है, सिर्फ उस कर्वेचर के रेडियस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपने मिरर को पानी में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया, तो पानी में डुबो देने से क्या फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? नहीं, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है भाई और बहनों। और ये जो फोकल लेंथ है ये रिफ्रैक्टिव, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम चाहे जैसा भी हो, ठीक। समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर क्या होता है? ये मिरर को डिफाइन करने का एक तरीका है। जैसे आप लोग लेंस की पावर, इसकी पावर का मतलब ये नहीं कि कितना दम है उसके अंदर ना। एक्चुअली हम लोगों ने यहां पर एक कन्वीनियंट वे बना लिया है जिससे हम मिरर और लेंस की औकात जानेंगे। और पावर होता क्या है? 1/, फोकल लेंथ माइनस में। माइनस का मतलब ये हो गया भाई और बहनों कि -1/, मतलब पावर को डिफाइन करते हैं -1/f। और यहां पर 100/, में f होगा अगर सेंटीमीटर में आप लेते हो फोकल लेंथ को। मीटर में लोगे तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 100/f। हालांकि इसकी बहुत जरूरत आपको नहीं पड़ेगी पावर ऑफ मिरर की। चलो, यहां एक इक्वेशन है जो इमेज फॉर्मेशन के लिए, बात समझ आ रही है? ये इमेज जब भी बनेगा तो ये फॉर्मूला लागू होगा। फॉर्मूला है 1/f बराबर में 1/v या 1/u प्लस 1/v, जो भी कहो। इस इक्वेशन, जब भी इमेज बनेगी ये इक्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगी स्फेरिकल मिरर के केस में। अब इस इक्वेशन, इस फार्मूले के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है भाई और बहनों कि इस फार्मूले में हम लोगों को साइन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसमें साइन नहीं रखा हुआ है, इसका साइन हमको रखना पड़ेगा। चाहे तो आप 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f कह लो, या 2/r बराबर 1/v प्लस 1। मतलब अरे यार, f बराबर r/2 नहीं होता है, तो आपको साइन रखना पड़ता है, ये बिना साइन के। अब एक बात बताइए, यहां पर आपके लिए यह कैसे पता चलेगा कि हम कहां पर साइन रखें, कहां कभी नहीं रखें, कभी रखें? हमें एक समस्या आती है इस बात की। देखिए, इस समस्या का एक समाधान है, मैं आपको बता दे रहा हूं।
वो मैं अभी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से कराऊंगा। इस वाले में आपको 2 क्वांटिटी दी होगी और तीसरी निकालनी होगी, कोई भी 2 दी होगी, तीसरी निकालनी होगी। तो जो 2 क्वांटिटी दी हो उसका साइन रख दो, जो नॉन क्वांटिटी है उसका साइन रखिए। अननोन क्वांटिटी का आप चाहे तो साइन रखिए, चाहे तो मत रखिए। अगर नहीं रखोगे तो आंसर में साइन आ जाएगा उसका, और अगर रख दोगे तो आंसर में साइन नहीं आएगा। यानी नॉन वाले का साइन रखना पड़ेगा और साइन रख के अननोन निकालना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन मैं अभी आपको सिखाऊंगा इमेज फॉर्मेशन के दौरान भी, और तमाम क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं जिससे ये क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां एक फॉर्मूला है न्यूटन का फॉर्मूला। भैया कोई नया फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन की चिड़ है ये, चिड़ और क्या कहेंगे आप। मैंने आपसे बताया था कि आमतौर से हम दूरी नापते हैं पोल से। ऑब्जेक्ट की दूरी नापना हो, इमेज की दूरी नापना हो, कोई दूरी नापना हो। न्यूटन ने कहा हम ये नहीं मानते हैं, आप दूरी नापो फोकस से। कहां से? फोकस से। तो मान लो फोकस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है x1 दूरी पे और इमेज रखी हुई है x2 दूरी पे। अगर ऑब्जेक्ट x1 पे है और इमेज x2 पे है तो असल में u क्या हो गया? f प्लस x1, f प्लस x1। सही बात है। और इमेज कितनी दूरी पे हो गया? f प्लस x2। तो अगर f प्लस x1 और f प्लस x2 हुआ तो भाइयों और बहनों यहां पर हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो यहां पर साइन रखा गया। आप चाहो तो साइन ना भी रखो, आप चाहिए तो साइन नहीं भी रखिए, आपकी अपनी मर्जी भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नहीं भी रखेंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 1 बाई एफ प्लस x1, चाहो तो मत साइन रखो, 1 बाई एफ प्लस x2 बराबर में 1 बाई एफ। यहां पर आप लसापा लो लोगे, f प्लस x1 इंटू एफ प्लस x2 कर लोगे, ठीक है। और f प्लस x1 जाएगा तो यहां आएगा f प्लस x2 और यहां आएगा f प्लस x1 बराबर में 1 बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इस f का मल्टीप्लाई करिए, यहां f 2f हो जाएगा ना, और उसका मल्टीप्लाई f से हुआ तो 2f स्क्वायर प्लस f x2 प्लस f x1। समझ में आ गया? f का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इन दोनों का आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, f का f से कर दो तो f स्क्वायर, और f का x2 से करो f x2, फिर इस x1 का करो f x1, और x1 का x2 से करो x1 x2। तो f x2 कैंसिल, यहां बचेगा f स्क्वायर बराबर में x1 x2। आप यहां से f निकाल सकते हो अंडर रूट x1 x2। एक नया तरीका निकल के आया फोकल लेंथ निकालने के लिए, x1 x2 बराबर f स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन वाला कहे ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी फला है, ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी चिला है, तो फोकल लेंथ क्या आएगा? सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर? आओ, तो ये रही बात किसकी भाई और बहनों? न्यूटन फॉर्मूला, और बाकी ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करूंगा? मैग्निफिकेशन की। अभी समझिएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन को समझिए सबसे पहले, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब यह होता है कि जब आपने मिरर का इस्तेमाल किया तो मिरर का इस्तेमाल करने पर ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी है वो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में
कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, या हो सकता है बराबर साइज की हो। तो इमेज का जो साइज है क्या कहेंगे हम, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, इसी रेशियो को हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। अच्छा एक बात समझिए, जब बात मैं कर रहा हूं साइज की, साइज में क्या आता है, साइज में लंबाई भी आती है, साइज में एरिया भी आता है। मिरर में 2 डायमेंशनल इमेज दिखता है, 3D नहीं दिखता है, तो वॉल्यूम की बात आप नहीं करोगे, आप या तो बात करोगे एरिया की या तो लंबाई की। अब मिरर के सामने खड़ा होने का या मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखने का 2 तरीका है, ठीक। एक तरीका यह है कि आप मिरर के बिल्कुल सामने ऐसे वर्टिकल खड़े हो जाए, जैसे आप लोग खड़े होते हैं, तो आप ये हैं और सामने इमेज बनेगा। एक तरीका आप लेट जाइए, मिरर हो आपने सामने लेट जाइए। तीसरा जो होगा वो आप एरिया को देखिए, एरिया के मैग्निफिकेशन को। यानी ये जो मैग्निफिकेशन होता है भाई और बहनों, हम इसे 3 तरह से पढ़ते हैं। देख रहा हूं तीनों का जिक्र यही किया है कि नहीं, हाँ ठीक है। 3 तरह से पढ़ते हैं भाई और बहनों। एक, जब मिरर के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। याद रखिएगा यहां पर हम एरिया कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के एलॉन्ग ही रख, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के एलॉन्ग रख दिया गया हो, ट्रांसवर्स, यह होगा लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। और जब आप एरिया की बात करेंगे, जैसे जब मान लीजिए कि जैसे मेरे अंदर चौड़ाई भी भयंकर है, लंबाई जितना देख पा रहे हो, है ना, तो जब मेरा इमेज बनेगा तो मिरर तो ऐसे है ना, गोल सा है, तो मेरी चौड़ाई में भी फर्क पड़ेगा, मेरी लंबाई में भी फर्क पड़ेगा, तो मेरे एरिया में फर्क पड़ेगा। उसको हम कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। तो 3 तरह से मैग्निफिकेशन को हम पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और एरियल। अब जब हमारी जिंदगी में पहले मैग्निफिकेशन आता था, मतलब हाई स्कूल लेवल पे सब पे, तो हमारे लिए खाली यही मैग्निफिकेशन का मतलब था। यहां हम ऑब्जेक्ट की लंबाई को कंसीडर करते थे और हम ये मानते थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के 95% चीजें इसी मैग्निफिकेशन पे चलेंगी, 5% में ये लोग आएंगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्निफिकेशन शब्द का इस्तेमाल 3 तरह से किया जाएगा। एक, जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखा हो, या फिर एरियल मैग्निफिकेशन। तो 3 तरह से आप मैग्निफिकेशन की चर्चा करते हैं। आइए उस चर्चा को करते हैं। देखो, सबसे पहले जब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, यानी खाली लंबाई को कंसीडर कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा हो, उस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो सिंपल सी बात ये होती है भाई और बहनों, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की हाइट लिया, इमेज की हाइट लिया, यही वैल्यू बराबर आती है -v/u के। माइनस का मतलब यह नहीं है भाई और बहनों कि साइन रख दिया गया है v और u का, ना, अभी साइन नहीं रखा गया है। वो एक्चुअली जब आप इसके साथ रिलेशन निकालोगे tan थीटा का, तो वो -v/u आता है। तो इस गलत फैमिली का शिकार मत होइएगा कि इस फार्मूले में साइन v और u का रख दिया गया, ना, नहीं रखा गया अभी। अगर आप v और u को f से रिप्लेस करो तो यह भी आ सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f होता है मिरर के लिए। एक काम करो, v का मल्टीप्लाई कर दो, 1 + v/u बराबर में v/f। तो v/u बराबर में क्या हो गया बोलो, v/f
-1, यहां से f कॉमन ले लो, v माइनस में f आ जाएगा v बाई यू बराबर में। अगर v बाई यू बराबर v माइनस एफ बाई एफ है तो माइनस v बाई यू क्या आ जाएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो f माइनस v हो जाएगा। देखो अरे यार v बाई यू मैग्निफिकेशन नहीं होता है, माइनस v बाई यू होता है, तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से चलो एक काम करो, आप v से मल्टीप्लाई ना करके u से कर दो, u बाई वी बराबर में u बाई वी प्लस 1 बराबर में u बाई एफ। तो u बाई वी बराबर में क्या आ गया बोलो, u बाई एफ -1, यहां से f ले लिया, u माइनस एफ हो गया, बोलो वी यू बाई वी। तो v बाई यू किसके बराबर हो गया बोलो, f बाई में u माइनस एफ। तो f बाई में u माइनस एफ आ रहा है v बाई यू, v बाई यू इज इक्वल टू f बाई में u माइनस एफ आ रहा है। जब माइनस कर दोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर u माइनस में होगा और f प्लस में हो जाएगा। ये देखो, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का आपको यही वाला याद रखना है। ये याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा इस फॉर्मूले में अभी किसी का भी साइन नहीं रखा गया, ना v का, ना u का, ना f का। आपको यहां पर साइन रखना पड़ेगा। ये ज्वलंत बात है, बिल्कुल जहरीली बात, फॉर्मूले में याद रखिएगा। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया होगा। देखो एक बात समझो, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इसका मतलब इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी वो इमेज इनलार्ज इमेज कहा जाएगा। अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट इनका रेशियो यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, वैल्यू याद रखिएगा, साइन और वैल्यू दो अलग बातें, तो लेस देन 1 आएगा तो इमेज स्मॉलर इन साइज बनेगा। अगर m लेस देन 1 आया, लेस देन 1 आने का मतलब m अगर निगेटिव आया तो इन्वर्टेड इमेज है, हम इसे रियल इमेज भी कहेंगे, उल्टा बनेगी। देखो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, रेशियो तभी तो माइनस आएगा। ये ऊपर वाला नापा जाता था प्लस और नीचे वाला माइनस। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई अर्थात पॉजिटिव आई तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी भाई और बहनों, ये इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है? तो इसके साइन और इसकी वैल्यू से क्या अंदाजा आप लगाओगे, इसके साइन से अंदाजा और वैल्यू से अंदाजा आपको लगाना है। वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ गई तो इनलार्ज इमेज। तो किस मैग्निफिकेशन की बात कर ली हमने यहां पर बात कर ली लीनियर मैग्निफिकेशन की, जो कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहला रहा है, लेंथ के बारे में बात किया। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट लेटा दिया जाए लेटा देने का मतलब एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी एक्सिस के लॉन्ग हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहानी यह बनेगी भाई और बहनों कि इस ऑब्जेक्ट की जो ये एंड, ये दोनों छोर होंगे, इनके दोनों छोर इनके अलग अलग जगहों पर बनेंगे। एक मतलब पूरी बॉडी जो है वो अलग अलग जगहों पर बनेगी इमेज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ, भाई मेन फॉर्मूला वही है, मेन फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं। अब ये दूरी u1 कहलाएगी और ये दूरी u2, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या होगा, u2 माइनस u1। ठीक उसी तरीके से ये दूरी v2 है और ये दूरी v1 है, तो इमेज की लंबाई क्या होगी, v2 माइनस v1। सिंपल सी बात है, ये अभी मैं आगे चल के प्रूफ भी करूंगा, घबराइए नहीं, क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं इस पे। अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, मान लो du, और छोटी सी इमेज हो जाएगी dv, तो du बाई dv हो जाएगा माइनस का, dv बाई du हो जाएगा माइनस का। ठीक, बात समझ आ गई? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है भाई और बहनों, यहां पर आपके सामने जो मैंने बताया, क्लियर? इसका डेरिवेशन अभी मैं आपको करा दूंगा, आगे कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि अगर ऐसे रखा होगा ऐसे रखा, इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, डोंट वरी। लास्ट है सुपरफिशियल या एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होता है भाई और बहनों, आपको एरिया लेना पड़ता है, एरिया ऑफ इमेज बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब एरिया में लंबाई है और चौड़ाई है, मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई है, तो भाई लंबाई और चौड़ाई है तो ऑब्जेक्ट का एरिया क्या हुआ, L इंटू बी, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ में जो मैग्निफिकेशन आया लीनियर वाला, वो ट्रांसवर्स वाला, M इंटू में A आ गया, और चौड़ाई में भी इतना ही मैग्निफिकेशन आएगा, M इंटू में B। अरे भाई लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लंबाई ऑफ इमेज बाई में लंबाई ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लंबाई ऑफ इमेज बराबर क्या हो गया, M बाई LO। अगर इसकी लंबाई A थी तो अब लंबाई इमेज की क्या हो गई, MA, और चौड़ाई कितनी हो गई, MB, ML होगा, सॉरी, तो L इंटू बी कैंसिल हो गया, M स्क्वायर आया। यानी जो एरिया वाला मैग्निफिकेशन होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाता है। तो आपके सामने है एरियल मैग्निफिकेशन, आपके सामने है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, आपके सामने है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़ा भाई और बहनों, और ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपके मिरर में लगता है। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। प्लेन मिरर के केस में भी यह फॉर्मूला लगाया जा सकता है जी, कोई दर्द नहीं। प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। क्यों? प्लेन सरफेस का अगर रेडियस निकालोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा। अरे भैया बहुत बड़ा गोला, उसका एक छोटा हिस्सा ही तो प्लेन होता है, और बहुत बड़ा गोला का मतलब रेडियस इनफाइनाइट। समझ में आया? तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इनफाइनाइट आ गया भाई और बहनों, तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर इनफाइनाइट आता है तो यहां देखो 1 बाई इंफिनिटी बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यानी 1 बाई वी बराबर में माइनस 1 बाई यू, यानी वी बराबर में माइनस यू। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्लियर हो रहा है आप सबको? तो भाई और बहनों, यहां पर हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के बारे में और उसके फॉर्मूला के बारे में। आज के लेक्चर में, जो अभी का जो लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने मिरर की पूरी कहानी पढ़ डाली, राइट। मिरर की कहानी में हमने तमाम तरह के इसके डेफिनेशंस पढ़े और तमाम तरह के मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अब अगले टर्न पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।